गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में कुछ और बातें शेयर करेंगे। तो जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि क्या है ये जीएसटी। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए या उसके ऊपर चार्ज किया जाता है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसलिए फाइनल कंजम्पशन पर ही लगेगा। यानी फाइनली जो कंज्यूम किया जाएगा या जिसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा उसी पर यह टैक्स चार्ज किया जाएगा। और पुराने जो मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सब जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं। तो एक तरीके से उन टैक्सेस में जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती थी और जो बर्डन था फाइनल कंज्यूमर पे, वो जो है जीएसटी में अब कम कम हो गया है। और इस तरीके से क्या होता है कि जब टैक्स का बर्डन कम हो जाता है तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं। तो एक तरीके से इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर होता है, प्रोडक्शन पर और कंजम्पशन पे भी डेफिनेटली इसका अफेक्ट आता है। जो टैक्स ऑन टैक्स का कॉन्सेप्ट था पुराने टैक्सेस में, जैसे वैट की हम बात करें तो टैक्स ऑन टैक्स, ये जिसे आप कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो जीएसटी से गायब हो चुका है। उसकी वजह यही है कि अब पूरी चेन, जो चेन हमारी सप्लाई चेन है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके बाद जब वो फाइनली सप्लाई किया जाता है या फाइनल कंजम्पशन तक पहुंचता है, तो उस चेन में हर स्टेज पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टैक्स ऑन टैक्स का जो अफेक्ट था, जो बैड अफेक्ट था कंज्यूमर पे, वो अब एलिमिनेट हो चुका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जीएसटी के आने की वजह से हम इन ऑप्शंस को या इन बेनिफिट्स को हम ले पा रहे हैं, राइट। अब इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएंगे हम कि किस तरीके से जीएसटी का आइडिया जो है आया और ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो सबसे पहले जीएसटी का जो आइडिया था वो एक केलकर टास्क फोर्स थी, उसके दिमाग में आया इन 2004। अब आप देखिए कि जीएसटी इम्प्लीमेंट 2017 में हुआ है, लेकिन आइडिया इसका डिस्कवर 2004 में हो चुका था। हालांकि बीच में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आए, बहुत सारी डेडलाइंस थी कि हम इस समय पर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 2007-2008 में फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम ने भी जो है बजट पेश करते हुए अनाउंस किया कि हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे या कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में भी काफ़ी अनसर्टेनिटी रही और कई तरह की डेडलाइंस डिसाइड की गई थी जो मिस होती चली गई। और फिर दोबारा से इन द ईयर 2014 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 2014 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया, और उसके बाद इसकी जो भी तैयारियां की गई, और फाइनली 2017 1 जुलाई 2017 को ये बिल जो है पास हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। मैं आपको एक और जगह दिखाना चाह रही हूँ उसकी बैकग्राउंड की। यस, दिस वन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी इन इंडिया। आप इसको स्टेप्स में भी लिख सकते हैं, हालांकि आपको बहुत सारे स्टेप्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले विजय केलकर टास्क फोर्स 2004 ने रिकमेंड किया जीएसटी के लिए, राइट। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने जो है अपने बजट में 2006-07 में फर्स्ट अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2010 को ये एप्लीकेबल होगा। एंड उसके बाद मैं 3 और 4 को स्किप कर सकती हूँ, क्योंकि फिफ्थ में हम आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि जीएसटी जो है वो अप्रैल 2011 में लाया जाएगा। नेक्स्ट फिर आप इसको देखेंगे पॉइंट नंबर 6 में कि दिसंबर 2014 में लोकसभा में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पेश किया गया, अमेंडमेंट बिल जीएसटी से ही रिलेटेड, ओके। और उसके अलावा फिर पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे कि पॉइंट नंबर 7 में 2016 14 जून 2016 को जो है एक इसका ड्राफ्ट मॉडल पेश किया गया।
दिसंबर 14 में लोकसभा में लाया गया और 16 में इसका ड्राफ्ट लाया गया। उसके बाद 3 अगस्त 2016 को ही राज्यसभा में इसको रखा गया पास होने के लिए। एंड फाइनल स्टेप जो था वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 8 सितंबर 2016 को इसको अपनी सहमति दे दी। एंड ये 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है हमारा इसने जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और वैट जो पहले चलता था या जो एक टैक्स का स्ट्रक्चर था उसे रिप्लेस करके जीएसटी को लाया गया 1 जुलाई 2017 को। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है जो आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे। आप ये लिस्ट देख रहे होंगे, लिस्ट 1 2 3 ये क्या चीज़ें हैं। तो जब आप आगे देखेंगे कि जीएसटी कितने टाइप का है, और जैसे आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका कौन करता है, और जो रेवेन्यू है वो किसके पास रहता है, या लॉ जो है वो कौन बनाता है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेशन के लिए सरकार को जो है पावर्स दे रखी हैं। अब लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 को हम यूनियन लिस्ट कहेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ एरियाज़ हैं, कुछ क्षेत्र हैं जो डिफ़ाइन किए गए हैं कि उन एरियाज से रिलेटेड जो हैं लॉज, कानून, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। ठीक है। लिस्ट 2 में है स्टेट लिस्ट, इसे स्टेट लिस्ट कहेंगे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि लिस्ट 2 के एरियाज़ पर ये लॉ बना सकती है, जनरेट कर सकती है, पावर है उसके पास। लिस्ट 3 में कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है वो जो है कोई भी कानून पर काम कर सकते हैं। सो जो जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके आधार पर होता है कि किस तरीके से कौन सा जो टाइप का टैक्स है वो किसके पावर में रहेगा या किसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अब हम इसे हम स्किप करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से थे। राइट, एक बार नज़र डालते हैं कस्टम ड्यूटी पर। देखिए आप ऊपर लिखा होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस या ड्यूटीज़। तो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी हमेशा इंपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे लगाई जाती थी। टैक्सेबल इवेंट का मतलब किस पर लगाई जा रही है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे, और जो रेट्स है इसके वो वेरी करते थे। राइट। एक्साइज ड्यूटी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। ये लिस्ट आपको ध्यान करने की खास ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पर आइए। टैक्सेबल इवेंट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। ओके, इसका रेट जो है 12.5 रहा है। सर्विस टैक्स, जो भी सर्विसेज हम लेते हैं रहे हैं उन पर जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स लगाया जाता था, जो कि सर्विसेज की बात कर रहा है। ये कोई भी सर्विस हो सकती है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, तो 15% का रेट ये दिखा रहा है। सेंट्रल सेल्स टैक्स उस टैक्स को बोलते हैं जो इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स की सेल परचेज होती है या जो सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं उस पर लगाया जाता है। और ऑब्वियसली टैक्सेबल इवेंट इसका सेल ही है। इक्वल टू स्टेट वैट, जो स्टेट्स में वैट लगता था उसके इक्वलेंट है इसका रेट। नेक्स्ट है स्टेट वैट। तो स्टेट के अंदर, स्टेट की बाउंड्री के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर जो भी सेल किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज का, राइट, तो ऑब्वियसली टैक्सेबल इवेंट हमारा सेल हुआ और इसके रेट से 5, 12.5, 20% के अराउंड। राइट। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जो ऑन लिकर, जो लिकर है, अल्कोहलिक लिकर है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, इसको अलग दायरे में रखा गया है, अलग लिस्ट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट स्टेट में अगर लाया जाता है इसके रेट्स भी वेरी करते हैं। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए कि किस तरीके टैक्स पहले थे। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस थे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट थे। तो इन सारी मैक्सिमम टैक्सेस से हमें छुटकारा मिल गया है और अब हम एक ही टैक्स पे करते हैं जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में और देखेंगे। जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, तो एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स पे, राइट,
चार्ज की जाती है। तो गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में उस पर एक ड्यूटी ली जाती है सरकार के द्वारा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, राइट। तो ये लिस्ट 1 में आप देखेंगे, लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इसके अधिकार क्षेत्र में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। ओके, इसको ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, हम सिर्फ इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये कब आया। ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया गया 1944 में, तो उसके तहत जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया। और इसका जो टैक्सेबल इवेंट होता है वो क्या होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी कि मैन्युफैक्चरर को, यहाँ प्लेस की बात नहीं करी, मैन्युफैक्चरर को जो है प्रोडक्शन पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग वो करता है उस पर उसको ये एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, राइट। और हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। फिर आ जाता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो भी हम सर्विसेज लेते हैं तो उस पर हमें एक सर्विस टैक्स देना होता है, दैट इज़ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो सबसे पहले इंडिया में इम्पोज किया गया, लगाया गया 1994 में, लेकिन तब सिर्फ 3 सर्विसेज को कवर किया गया था, ओनली विथ 3 सर्विसेज इट वॉज स्टार्टेड, राइट। और फिर उसके बाद है 30 जून 2012 तक इसमें स्पेसिफिक सर्विसेज थी, कुछ विशेष सर्विसेज थी, लेकिन 1 जुलाई 2012 से इसमें सारी सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया गया। हालांकि कुछ सर्विसेज ऐसी भी थी जो टैक्सेबल नहीं थी, राइट। तो एक तरीके से ये आप सर्विस टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो। अब हम बात करेंगे स्टेट वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स की, ठीक है, सैन वैट भी बोल सकते हैं आप। तो स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स क्या है और सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है। इसके लिए हम जो टैक्सेशन के लिए हम गुड्स को सेल को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक सेल जो स्टेट की बाउंड्री के अंदर होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम इंट्रा स्टेट सेल या लोकल सेल, ओके। दूसरा आता है सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में सेल की जाती है, इसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट, जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज को इंडिया की ही बाउंड्री के अंदर बट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, उसे इंटर स्टेट सेल बोल सकते हैं या सेंट्रल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे तरीके की जो सेल है वो है सेल्स इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। तो सेल जो होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जो सेल है उसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अब ये मैं ऊपर की बात बताना चाह रही हूँ, दैट इज़ वैट। तो वैट किस स्टेट पर, किस सेल पर लागू होता है, पॉइंट नंबर ए पर, जब एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर जो सेल होती है वैट उस पर लागू होता है। उसके अलावा जो इंटर स्टेट सेल है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया जाता है, उस पर हम उसे क्योंकि सेंट्रल सेल बोलते हैं इसलिए उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लागू होता है। और क्योंकि ये जो सेल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कोई वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स लागू नहीं होता था। सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेल्स टैक्स या वैट। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट आप करते हैं वैट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी जब आया है तो ऑब्वियसली वैट को रिप्लेस करके ही आया है, तो इसलिए वैट के बारे में हमें पता होना चाहिए। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इंडियन इकोनॉमी का एक बिगेस्ट रिफॉर्म माना जाता है, एक बिगेस्ट चेंज माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, राइट। ये इम्प्लीमेंट किया गया जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जॉइंट एफर्ट्स किसे ये अस्तित्व में आया, और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ने इसको अपने यहाँ पर लागू किया 1 अप्रैल 2005 से, राइट। और इसने रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेट सेल्स टैक्सेस बाय द वैट, जो पहले से स्टेट में सेल्स टैक्सेस एप्लीकेबल थे उसको वैट ने रिप्लेस किया, और एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना गया इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। वैट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो हर बार जो वैल्यू बढ़ती है एक चीज़, एक प्रोडक्ट या एक जैसे रॉ मटेरियल आप ख़रीदते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर जब रॉ मटेरियल कहीं से लेता है
तो उसके ऊपर जो है वो एक पर्टिकुलर टैक्स देगा और उसके बाद उसकी वैल्यू उसमें जो उसको उसमें जो उसका उसको यूटिलाइज करने लायक जो भी उसमें लेबर या जो उसमें उसकी उस प्रोडक्ट को, मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल को जो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसमें एक वैल्यू ऐड की जाएगी ना, तभी कोई भी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो टैक्स है वो उस वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है, जो जो मतलब उस सप्लाई चेन में हर बार जो भी वैल्यू उस रॉ मटेरियल में, उस प्रोडक्ट में ऐड होती चली जाती है, उस पर वो टैक्स लगाया जाता था। ये मल्टी पॉइंट टैक्स था, ये हर सप्लाई चेन के हर स्टेज पर लगाया जाता था और ये इम्पोज किया गया ऑब्वियसली एवरी स्टेज ऑफ सेल, मैंने बता दिया। मतलब हर बार जब भी सेल होती थी तो हर बार ये चार्ज किया जाता था। इट वॉज कलेक्टेड एट द स्टेज ऑफ सेल, ओके। और चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हों या ट्रेडेड गुड्स हों, मतलब अगर आपने ऐसे कैसे यानी कि एक जगह से बाय करके और दूसरी जगह सेल किया है, फिर उसने आगे सेल किया है, तो वो ट्रेडेड गुड्स होगी ना, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, उसमें कोई उसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, तो वैट दोनों पे एक तरीके से ही लगता था। और ये हो गया वैट का कॉन्सेप्ट। वैट हैड रिड्यूस द स्कोप फॉर अंडर वैल्यूएशन। वैट आने की वजह से थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में और कलेक्शन में सुधार हुआ और जो है जो एक टैक्स का बेस हम कहते हैं वो बढ़ गया, उसका स्कोप जो है वाइड हो गया, ठीक है। तो टैक्स इवेजन जो है वो कम हुआ और इसने ब्रॉड टैक्स बेस बताया ना कि टैक्स का एक बड़ा एरिया जो है सरकार को उपलब्ध करवाया, तो वैट से ये थोड़ा से बातें अच्छी हुई। उसके अलावा फिर आ जाता है, अच्छा ये जो वैट है ये कहाँ लागू होता है, ये स्टेट्स में, हर स्टेट की ने अपने जो हैं लॉज बनाए। तो वैट जो है वो एक तरीके से, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने अप्लाई किया उसको अपने यहाँ पर। तो वैट जो है वो स्टेट की बाउंड्री के में लागू होता है। जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है वो इंटर स्टेट सेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के हिसाब से पार्लियामेंट ने 21 दिसंबर 1956 को सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 जो है वो लाए और इसके थ्रू उन्होंने टैक्स लगाया, इम्पोज किया फ्रॉम 1 जुलाई 1956, जिसका नाम था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो इंटर से स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर लागू होता था, ठीक है। उसके हिसाब से गुड्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता था, डिक्लेयर गुड्स एंड अदर गुड्स। डिक्लेयर गुड्स वो होती हैं जो गुड्स स्पेशल इम्पोर्टेंस की होती है और बाकी गुड्स को जो है हम अदर गुड्स में डालते थे। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस और भी थे, जैसे बैटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे मूवी वगैरह हम देखते हैं, कोई फिल्म फेयर फेस्टिवल्स हैं या कोई फेयर्स हैं तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता था, दैट इज़ एंटरटेनमेंट टैक्स। एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्राई, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप एंटर कर रहे हो तो उसे हम वहाँ हमें एंट्री टैक्स देना होता है, दैट इज़ एंट्री टैक्स। लॉटरी टैक्स एंड लग्जरी टैक्स, कोई भी लग्जरी आप अवेल कर रहे हो, दैट इज़ लग्जरी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स, और जो है अच्छा हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर सेस वर्ड क्यों है और यहाँ पर टैक्स वर्ड क्यों है। देखिए क्या होता है कि ये वाला एक्चुअली है तो टैक्स ही, लेकिन सेस वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया कि इसका जो पैसा आएगा, जो भी पब्लिक से इकट्ठा किया जाएगा, उसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ही किया जाएगा। इसीलिए जिस भी नाम के साथ आपको सेस दिखे तो उसका मतलब होता है कि उस पैसे को सिर्फ उन्हीं कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। जैसे आजकल 4% एजुकेशनल एंड हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस लगाया जाता है इनकम टैक्स में, तो ऑब्वियसली ये हेल्थ और एजुकेशन के पर्पज़ से लिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टैक्स देख सकते हो, टोल टैक्स है, पैसेंजर टैक्स है, रोड टैक्स है, टर्नओवर टैक्स है और टैक्सेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है। सो दीज वर द मेन इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। अब इन टैक्सेस की यानी या स्पेशली जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स थी, उसकी कमियां बताई जा रही हैं यहाँ पर। तो पहली जो कमी थी दैट इज़ टैक्स कैस्केडिंग, दैट इज़ इट मीन्स कि टैक्स ऑन टैक्स। तो कंज्यूमर को या जो भी रिसीवर होता है गुड्स का या सर्विसेज का, उसे जो है टैक्स पर टैक्स देना पड़ता था। अब इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। आप देख सकते हो मैंने आपके लिए एक छोटी सी
एक न्यूमेरिकल सा सॉल्व करके रखा है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं 500 रुपये का सामान कहीं से ख़रीदती हूँ, चाहे आप इसको रॉ मटेरियल मान लीजिए, राइट। और मुझे 10% के रेट से जो है वैट देना है, तो वो 50 रुपये हुआ, यानी 500 का 10% 50 हुआ, तो मुझे 550 देने हैं किसको, सेलर को। ओके, यहाँ तक बात ठीक है। अब मैं ये 500 रुपये वाली चीज़ जिस पर मैं 50 रुपये टैक्स भी दे चुकी हूँ, मैं किसी और को बेचती हूँ, मैं किस तरीके से बेचती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं मेरी कॉस्ट 500 रुपये प्लस में 50 टैक्स ये वसूल करूँगी, ठीक है। प्लस 450 रुपये मैंने अपनी जेब से उसके ऊपर उसकी फॉर्मेशन पे उसके उस प्रोडक्ट पर और लगाए अपनी तरफ से, तो ये वैल्यू ऐड किया मैंने 450, ठीक है। ये तो एज इट इज़ है, इस पे तो कुछ नहीं है। ये 500 तो आपका पिछले पहले जो आपने एज इट इज़ दिया है वही है। 50 रुपये आपको टैक्स देना पड़ा, 450 रुपये का आपने खर्च और किया है, तो 1000 रुपये बनता है। 1000 रुपये आप 1000 रुपये की चीज़ एक तरह से हो गई, 1000 रुपये में आप वो चीज़ बेच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस 450 में आपका प्रॉफिट का मार्जिन, प्रॉफिट भी है, जो जिस रेट पर आप चीज़ बेचते हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ऐड करके बेचते हो ना, तो इसमें सब कुछ आ गया। 1000 रुपये की चीज़ अब आपने बेची है, लेकिन आप उससे 100 रुपये टैक्स भी वसूल करोगे एट द रेट ऑफ 10%, जो बनता है 100, ठीक है। तो जिसको आप उस चीज़ सेल करेंगे वो आपको 1100 रुपये देगा, जिसमें से 100 रुपये पर किसका हक है, सरकार का है। अब आप सरकार को, मैं अभी इसको रिसेंट उसमें बताया, दोनों में कनेक्ट करूँगी, जीएसटी में भी और वैट में भी। वैट में ये सीन था कि आप ये देख रहे हो कि ये जो 100 रुपये टैक्स जिसको मैंने चीज़ सेल की उसने मुझे 100 रुपये टैक्स दिया, राइट। उसने मुझे इस 50 रुपये के ऊपर भी तो 10% दिया है ना, क्योंकि ये 50 इस 1000 रुपये में ऐड है ऑलरेडी, है कि नहीं है। तो 50 रुपये पर 10% बनता है। ये 50 रुपये तो सरकार पहले ही ले चुकी है, मुझसे टैक्स ले चुकी है ना, तो फिर उस 50 रुपये के ऊपर टैक्स क्यों ले रही है। इस 100 रुपये में उस 50 रुपये का 10% के रेट से 5 रुपये बीच में शामिल है, इसे बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। उसे सिर्फ इस 450 रुपये पर टैक्स लेना चाहिए जो वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। जो वैल्यू ऐड हुई है उसके ऊपर ही टैक्स मुझे देना है, लेकिन पहले जो रिजीम था जो वैट का, उसमें ये सीन नहीं था। तो कैस्केडिंग जो इफेक्ट है वो उसे ये वो क्या है, दैट इज़ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो इस 100 रुपये को का जो टैक्स चार्ज किया गया है, ये 100 रुपीज़ कैसे आया, आपने 1000 रुपये के ऊपर 10% किया। इस 1000 रुपये में क्या शामिल है, ये 450 रुपये शामिल हैं, ये 50 रुपये टैक्स के शामिल हैं, ये 500 शामिल हैं, ठीक है ना। तो आपको एक्चुअली वैल्यू तो 450 ही ऐड हुई है ना, देखा जाए तो देना तो मुझे चाहिए सिर्फ जो मेरे जो कस्टमर है जिसको अपनी चीज़ बेची है उसको तो सिर्फ 45 रुपये देना चाहिए देखा जाए तो, लेकिन वो दे कितना रहा है, 100 रहा है। अब मैं क्या करूँगी,